जलील साहब, मैं एक चीज कर लूं, वो जो शुभम की जो पत्नी है उसने एक दो बहुत वाजिब सवाल उठाए हैं, और मुझे एक बहुत ही यंग लड़की, शायद वो दर्द में है इसलिए उसका वो ज्यादा सोच रही है और वो ठीक बात भी सोच रही है, हम लोग, वो एक और चीज उसने उठाया है। उसने ये कहा है, उस लड़की ने, कि भाई ये जो पैसा है इसकी जो आमदनी होगी पाकिस्तान जाएगी। पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट आप कहते ही वहां से टेरर, तो आप इनडायरेक्टली यहां पे कुछ लोग पाकिस्तान के आतंकवादियों को क्या सपोर्ट कर रहे हैं। और जो प्रबल जी ने कहा, इन सारी जगहों पे पैसा किसका लगता है सबको पता है। अगर दुबई में क्रिकेट हो रहा है तो वहां कौन किसका पैसा लगा होगा ये सबको पता है। तो क्या भारत में कुछ लोग केवल इसलिए कि उनको पैसा मिल जाए वो पाकिस्तान के टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का क्या इनडायरेक्टली सपोर्ट है, वो लड़की ये आरोप लगा रही है। और दूसरा, जलील साहब, आप कश्मीर में बैठे हैं इसीलिए मैंने आपसे आग्रह सुबह किया था कि आप जरूर आ जाइएगा। ये कहीं ना कहीं हमारी असंवेदनशीलता भी है। मतलब क्या मुंह आप दिखाएंगे कश्मीर में जाके, क्या किस मुंह से आप कहेंगे कि हम ऑपरेशन सिंदूर किए थे और फलाना किए थे धमाका किए थे। जलील साहब जी, सबसे पहली बात जो आपने पैसे की बात कही, पैसा बराबर पाकिस्तान के पास भी जाएगा। मैं सुबह देख रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि हम लोग शाम को इस विषय को लेके बैठ जाएंगे, नहीं तो मैं बराबर आपको हिसाब देता कि भारत के पास कितना पैसा आ रहा है और पाकिस्तान के पास कितना पैसा जा रहा है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये एक तरह से जब हम फंडिंग की बात करते हैं, हवाला की बात करते हैं, आई कंसिडर इट the money that goes to Pakistan is equivalent to what we call funding for दूसरे तरह की जो गतिविधियां यहाँ हो रही हैं। और हवाला जो दूसरा एक लफ्ज है कि मिलिटेंटों को फंड करने के लिए हवाला के जरिए पैसे भेजे जाते हैं। खैर, ये तो हुई अमूमी सी बात जो आजकल की सूरत हाल में जब हमारा जूते में चुभा हुआ है हम इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो यूफोरिया क्रिएट किया गया, जो सारी मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ऐसा माहौल तैयार किया गया कि देश की 140 करोड़ आबादी सरहदों पर जाने के लिए तैयार। और उसके बाद अंदर अंदर ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग तो कह रहे हैं, जो जानकार हैं, कह रहे हैं कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी चल रही है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए थे। तो कहने की बात यह है कि अभी जो प्रवक्ता थे मेरे से पहले, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एशिया कप में शिरकत करने से इनकार कर दिया। उनका जो बहाना था, उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके इनकार कर दिया, क्योंकि दोनों मुल्कों के लिए खेल बहुत ही अहम है, यहाँ भी और वहां भी। यहाँ दो चीज अहम है, यहाँ वोट बैंक पॉलिटिक्स भी अहम है और खेल भी अहम है, और खेल में जो पैसा है वो भी अहम है। और सारा जो जब 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 इस तरह की बातें आती हैं, जब हम लोगों के शहीद होने की बात करते हैं या हमारे नुकसानात की बात करते हैं, तो उस वक्त अगर कोई ऐसा मैदान है जहां पे पैसा आने की उम्मीद हो, खासकर क्रिकेट, ये कभी नहीं रुका है। अभी देखें आप, जब जब से ये टूर्नामेंट शुरू शुरू हो गया, कई खिलाड़ियों ने कहा था कि हम नहीं खेलेंगे, लेकिन बाद में वो भी टूट गए। तो इस तरह की चीजें जो हैं, इसके लिए भी एक तरह की डिप्लोमेसी इस्तेमाल होती है। अगर कोई टीम में से कोई खिलाड़ी के का ज़मीर जागे और खेलने से इनकार करे कहीं न कहीं, और किसी न किसी तरह उसको दोबारा से तैयार किया जाता है इसके लिए, क्योंकि इसमें पैसा है। दूसरा, जो इन्होंने बात की सट्टेबाज की, मैं आई एग्री विद हिम। ये जो खेल है, ये जुए का खेल बन गया और बड़े पैमाने का जुआ खेला जाता है इसके ज़रिए। तो उनकी जो लॉबी है वो भी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कि नटशल में मेरा ये कहना है कि जहां पे पैसा है वहां पे नेशनल जो इंटरेस्ट हैं वो जरा बैकड्रॉप में चले जाते हैं, लेकिन लोगों को जो घुट्टी पिलानी है वो घुट्टी टाइम पे पिलाई जाती है। और एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज, अगर हमारे लोग मरते हैं तो कई मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई आपने जो देखा, पुलवामा देखा, और भी कई बातें हुई। सिर्फ पठानकोट का एक मामला था जब दोस्ती हुई और वहां के लोग, आईएसआई के लोग यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद जब भी ऐसी कोई वारदात होती है तो उसमें से मिल्क करने की कोशिश की जाती है, पॉलिटिकल डिविडेंड्स। तो यही इसमें भी हिपोक्रेसी है, इसमें भी दोहरा मापदंड है कि आप एक चीज को इस्तेमाल करते हो कि लोगों के जज्बात को भड़काने के लिए, उनके अंदर गुस्सा पैदा करने के, और दूसरी तरफ आप खेल कूद जो है और जिसमें पैसा है, तो क्या जरूरत थी कि पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट हैं
उनके अकाउंट्स को बैन करने की? क्या ज़रूरत थी कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट अगर वहाँ से आते हैं और यहाँ परफ़ॉर्म करते थे, उनको बंद करने की क्या ज़रूरत थी कि दिलजीत दोसांझ की फ़िल्म जो ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम वाक़ये से बहुत पहले शूट हुई थी और शायद तैयार भी हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी अदाकारा काम कर रही है, उसको इंडिया में बैन कर दिया गया। ये क्या कर रहे हो आप? मैंने अभी देखा एक वीडियो सुबह देखा, कहीं किसी फंक्शन का था, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे और बीजेपी के एक सांसद हैं, शायद राज्यसभा में हैं, उनका नाम है सिन्हा साहब नाम है, पूरा नाम मुझे याद है, भूल गया हूँ, लेकिन प्रोफ़ेसर हैं कहीं। तो सुबह उनसे एक रा, बच्ची ने पूछा कि राकेश सिन्हा, आपने राकेश राकेश जी, सिन्हा। जी, 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 एक बच्ची ने उनसे यही सवाल किया, जो हम इस वक़्त डिस्कस कर रहे हैं, तो उनसे ये पूछा कि जनाब, आप ये बताइए कि आपने सरहदें बंद की, वहाँ के लोगों के जो यहाँ थे, उनको यहाँ से निकाल दिया, वापस भेज दिया, जिनके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा भी था, उनको भी निकाल दिया एक झटके से, अब ढूँढ-ढूँढ के कहाँ-कहाँ, कोने-कोने से उनको निकाल दिया। आर्टिस्ट का यहाँ आना बंद कर दिया, वहाँ की चैनल्स को बंद कर दिया, वहाँ की जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, उनको बैन कर दिया। और उसके बाद जो गाना बजाना है उसको बंद कर दिया। और वो शख्स आज सुबह कह रहा था देखिए, ये चीज़ें जो हैं जिस तरह पहलगाम का वाक़या हुआ इसकी वजह से खेल-कूद, गाना बजाना और कल्चर इस तरह की चीज़ें एंटरटेनमेंट इस पे कोई रोक-टोक नहीं है। इस पे कोई ये नहीं है, कोई नहीं रोक सकता है इसको। तो अब आप बताइए क्या किस्म की सूरत-ए-हाल है? किस तरह की बातें एक ही ज़ुबान से 2 तरह की बातें की जाती हैं। मैं अब ये हुई एक बात, दूसरी आपने बहसत कश्मीरी मुझे पूछा। ये जो जंग-ओ-जदल है, जो हम 1947 से देखते आए हैं, इसकी वजह से यहाँ कितने पीड़ित हैं हम लोग। मैं आज आपके शो पे बता रहा हूँ कि मेरा आधा खानदान उस पार है, जो पढ़ने गए थे उस टाइम, लाहौर यूनिवर्सिटी में ज़ेर-ए-तालीम थे। नो डाउट वो बड़े-बड़े ओहदों पे हैं। मेरे मामू की डेथ हो गई तो स्काइप पे रहना पड़ा मुझे, कश्मीरी में बात करनी पड़ी क्योंकि उनकी जो बच्चे हैं वो कश्मीरी नहीं बोलते हैं। उनको मैंने केटर किया है, यहाँ से उनकी तीमारदारी मैंने तकरीबन 2 हफ्ते की है। और वो छोटा-मोटा आदमी नहीं था, ही वाज़ प्रेज़िडेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसका एक बेटा वापडा का डायरेक्टर है और एक बेटा ही इज़ एम्बेसडर टू स्पेन। तो ऐसे-ऐसी पीड़ित इस तरह के पीड़ित हैं हम। और मैंने उनका परमिट बनाया था, परमिट बंद हो गया मोदी जी के आने के बाद। यहाँ से जो मुज़फ़्फ़राबाद रास्ता जो था, वो वही अरमान लेके चले गए दुनिया से कि मैं आखिरी बार कश्मीर जाऊँ, वहाँ मर जाऊँ, तो वहाँ ज़मीन मिले। तो हम पीड़ित हैं इसकी वजह से। आपके लिए तो मतलब पर्यटक यहाँ आए बेचारे ये कितने दुःख की बात है, सारी दुनिया हिल गई कि हम भी जाते हैं पर्यटन करने के लिए। मैं भी दिल्ली जाता हूँ, दिल्ली में भी मेरा घर है। अगर कोई मुझे इस तरह तीखी आँख से देखे तो मैं छोड़ दूँगा उसी टाइम, नहीं आऊँगा। मारने की तो बात ही नहीं है। मासूम अफ़राद को यहाँ पे मारा गया और आज तक हमें नहीं पता है कि कौन मारे गए। अब इससे पहले जब मानसून का सेशन था और इस पे बात होनी थी ऑपरेशन सिंदूर पे, तो उससे 1 दिन पहले कुछ लोगों को मारा गया और बताया गया कि ये वही लोग हैं, जो मारे गए। अगर ये वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं जो उसके बाद आपने पकड़-दकड़ शुरू की और लोगों के मकान उड़ाए, तो वो मकान तो उड़ गए। जिसका मकान आपने उड़ाया, उसके साथ वाला पड़ोसी जिसका कुछ लेना-देना नहीं, उसके भी मकान टूट गए। अब जो हुआ कि माल तो हो सकता है, आप माल कमा सकते हैं। यहाँ जो फिलैंथ्रोपी की एक आइडियोलॉजी है कश्मीर में, यहाँ एक दिन में आप 1 करोड़, 2 करोड़ जमा कर सकते हो, किसी के लिए भी बीमार है, कोई कहीं पे फँसा हुआ है, किसी की प्रॉब्लम है, किसी का घर जल गया। ये चीज़ें हैं कि माल ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो चैरिटी की चीज़ें हैं, उससे कोई उनका कुछ यहाँ कुछ नहीं होता है लोगों का। बड़े से बड़ा सिर्फ एक बार वो आगे आए और बताए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो वो बंद नहीं होता है, वो एक दिन में एक लखपति बन जाता है। लेकिन ये जो लोग बंद हैं, ये बच्चे बंद हैं, इनको क्यों बंद रखा हुआ आपको? अगर आपने उन लोगों को मारा, तो उनको किस जुर्म में बंद रखा हुआ है? तो ये जो सारी पॉलिसीज़ हैं, एक तरफ से कश्मीरियों के साथ जिस तरह का सलूक है, यहाँ से हमारे अपने लोगों से, एक तरह तो वो सारा कुछ चल रहा है, आप कोई न कोई ऐसा कदम उठा ही लेते हो, जिससे कश्मीरियों को चोट पहुँचे। दूसरी तरफ हमारा वो चच्चाज़ाद भाई बैठा है पार, हमारे में कहते हैं कि अब जिसका कोई दुश्मन नहीं होता, अगर उसका चाचा है, तो उसको दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग पार बैठे हैं जो हमारी हमदर्दी का दावा कर रहे हैं, जिन्होंने हमें इस आग में झोंक लिया और फिर हाथ खींच लिया। तो वो लोग एक तरफ से आप लोगों के साथ स्कोर सेटल करते हैं। उनका स्कोर तो आपके साथ सेटल करना है, हमारे साथ तो नहीं है उनका कोई ये लेना-देना। लेकिन पिसे हम जा रहे हैं।
आप देखिए, मैं शुरुआत से आपको एक 2 मिनट लूँगा, मैं आपको डिटेल बताऊँगा। मैं आपको बताऊँगा 1947 का वॉर हुआ, जब रेडर्स यहाँ आ गए और फिर आधा कश्मीर उनके हिस्से में चला गया। उसके बाद इंडिया हैज़ इनवाइटेड द प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान ट्वाइस on as चीफ गेस्ट ऑन आवर नेशनल फंक्शंस। 1955 में गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज इनवाइटेड बाय नेहरू। 1965 में जनरल ओयू वाज इनवाइटेड, लेकिन उसने क्या किया, उसने मतलब छोटा दिखाने के लिए ही सेंट हिज एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और उसके सिर्फ 2.5 महीने बाद उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर जिसको कहते हैं, या ऑपरेशन डेजर्ट हॉक, यहाँ सिविल कपड़ों में फौजी भेज दिए। और फिर जवाहरलाल, ये जो हमारे शास्त्री जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने 1 जुलाई को सीज फायर एग्रीमेंट पे साइन किया, और उससे सिर्फ 2 महीने बाद एक डेडली अटैक किया पाकिस्तान ने इंडिया पे, जिसके बाद ताशकंद में मिले शास्त्री जी, और वहां पे सीज फायर अयूब खान के साथ साइन हुआ, और उसके बाद वहां पे हार्ट अटैक हुआ आवर्स आफ्टर ही साइन द सीज फायर एग्रीमेंट विद जनरल अयूब। तो उसके बाद उनकी मौत वहां ही हुई। और मैं उसके बाद बताऊंगा 1971 का वॉर हुआ और पाकिस्तान के 90,000 फौजियों ने सरेंडर किया। तो 1972 में भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर के साथ यहाँ आया और शिमला में उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो राइट माइंडेड पीपल होते हैं वो आपदा में सही अवसर ढूंढते हैं। अगर हालात कितने भी खराब हों, अगर उसको मजीद खराब किया जाए तो उसका कोई हल नहीं निकलता है। हल अगर निकलता है तो वो डिफ्यूज करने से निकलता है, और हालात को काबू करने से निकलता है, और बातचीत से निकलता है। बातचीत से मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मेरा कहना नहीं है, ये तारीख बता रही है कि कितने वॉर्स के बाद हमने फिर उनके साथ बात की। 1999 में लाहौर समिट हुआ, वाजपेयी जी चले गए यहाँ से। 2001 में 1999 के बाद फिर मुशर्रफ ने हमारी पीठ में छुरा घोंप के करगिल पे हमला किया, और 2001 में मुशर्रफ यहाँ आगरा आ गए। तो उस वक्त वो एक 4 नुकाती 4 पॉइंट फॉर्मूला की बात हुई थी, लेकिन कहते हैं कि हॉक्स की वजह से वो ठंडे बस्ते में चला गया। ये तो हुई ये बात। अब मैं यहां से कह रहा हूं कि यहां से हमारे कितने प्रधानमंत्री गए हैं। 1953-71 के बाद नेहरू जी, 1960 नेहरू जी, 1964 शास्त्री जी, 1988 राजीव गांधी जी, जब खान अब्दुल गफ्फार खान सर्दी गांधी मर गए थे, गुजर गए थे, तो उनके क्रियाक्रम में वो गए थे, और सार्क का समिट भी था उस टाइम। 1989 में फिर राजीव गांधी चले गए, बेनजीर जब वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, और उसके बाद 1999 में, ये 89 की मैंने बोली राजीव गांधी की, फिर 1990 में वाजपेयी जी चले गए, लाहौर समिट हुआ वहां पे। फिर 2004 में फिर वाजपेयी चले गए सार्क समिट को अटेंड करने के लिए, और 2015 में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिरयानी खाने के लिए चले गए। और उससे पहले भी उन्होंने नवाज शरीफ को यहाँ अपने जो उनका वोट टेकिंग सेरेमनी है उस पर बुलाया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बातचीत करनी है, फिर वही नुस्खा आजमाना है, लेकिन बात यह है कि आप अगर एक तरफ से सब दरवाजे बंद किए हुए हैं, जो शायद सही भी हो सकता है, लेकिन दूसरे दरवाजे उसके साथ जो जैली दरवाजे खुलते हैं पीपल्स टू पीपल्स कॉन्टैक्ट के, उनको बंद कर दिया है। क्योंकि लोग ही फैसला करते हैं, सरकारें फैसला नहीं करती हैं। सरकार का कोई भी पॉलिसी हो सकती है, हम ये नहीं कह सकते हैं हम जंग चाहते हैं, या वहां के लोग जो आम शहरी हैं उनको भी तकलीफ होती है। जब सैलाब आई, सैलाब ने सरहदें तोड़ दी, वहां वो खुद साथ में बंद बांध रहे हैं दोनों मुल्कों के लोग। वहां से जो यहाँ के मवेशी गए हैं वो लेके आ रहे हैं बोट्स में उनको वापस। तो लोग अमन चाहते हैं, लोग, कोई यहाँ के लोग या वहां के लोग, जो आम लोग हैं वो अमन चाहते हैं। लेकिन अगर आपने यूफोरिया क्रिएट किया, क्योंकि पाकिस्तान को हरकतें करनी है ऐसी, और उसके बाद जो हमारा जवाब होता है वो भी ऑपरेशन सिंदूर की सूरत में बहुत ही, मैं कहता हूं, बढ़िया जवाब था। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आपने यूफोरिया क्रिएट करने की कोशिश की और फ्रेंजी क्रिएट करने की कोशिश की, ताकि जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसको मजीद कंसोलिडेट किया जाए। चले वो जी, भी ठीक है, ठीक वो भी ठीक है। फिर है। क्रिकेट क्यों? क्रिकेट क्यों?